राज आंखें तेरी किस्मत टू इस कलम है नूर किस्त नंबर 24। ये दोपहर का वक्त था। उससे खान हाउस आया आज तीसरा रोज़ था। वो तीनों इस वक्त पिछले गार्डन में बैठी बातें कर रही थी। मीनाल और मरीम किसी बात पर हंस रही थी मगर वो गुमसुम बैठी थी। मीनाल ने उसे गुमसुम देखा, फिर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसा वो यहाँ मौजूद ही ना हो। बज़ाहिर तो वो यहाँ थी मगर ऐसा महसूस था वो अपना दिल और दिमाग शराजी हाउस ही छोड़ कर आ गई थी। पीच कलर की घुटनों को छूती फ्राक पहने उसने अपने खूबसूरत लंबे काले बालों की चुटिया कर रखी थी। दुपट्टा हमेशा की तरह गले में था। वो कुर्सी की पुष्ट पर बाजू लटकाए बाजू पर सर रखे सामने लॉन को देख रही थी। वो देख तो सामने रही थी मगर उसका ध्यान कहीं माज़ी के पन्नों में उलझा हुआ था। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वो मंजर नुमाया हुआ। मौलवी साहब, चंद गवाहान, निकाहनामा, उस शख्स की मौजूदगी, फिर रजामंदी, और बस इतनी सी देर लगी थी इसे ज़रीन अरमान हैदर ख़ान से ज़रीन अरमान आलम बनने में। वो अल्फाज अब भी समातों में गूंज रहे थे। ज़रीन ख़ान वल्द हैदर ख़ान, आपका निकाह अरमान आलम वल्द अहमद शराजी से सिक्का राजुल वक्त हक में तय पाया जाता है। क्या आपको कबूल है? जैसे उसने ये अल्फाज सुने वो हैरान ही तो रह गई थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। उसे हैरत का शदीद झटका लगा था कि वो शख्स यहाँ क्या कर रहा है। क्या वो वही शख्स था? वो बेहद बेयकीन थी, शल और हैरान। उस दिन उसके जज्बात बहुत अलग थे। वो दिन उसकी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन था मगर अब लग रहा था वो दिन बस उसकी ज़िंदगी की खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। वो इसके साथ रहना नहीं चाहता था और वो इसके बग़ैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ये सब याद आते बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसुओं का रेला बह निकला। मीनाल ने एक गहरी सांस ली, फिर मरीम को चाय बनाकर लाने के बहाने किचन में भेजा। उसके जाने के बाद वो ज़रीन के पास आकर बैठी, उसके कंधे पर हाथ रखा तो ज़रीन जैसे होश में आई। अपनी आंखों की नमी साफ़ करते उसने चेहरा मोड़े मीनाल को देखा जो बहुत फ़िक्रमंद निगाहों से उसे ही देख रही थी। ज़रीन ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर बुरी तरह से नाकाम रही। मीनाल के होंठों को एक ज़ख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। अगर अपना दिल और दिमाग वहीं शराजी हाउस छोड़कर ही आना था तो फिर मत आती। उसके लहजे में हमेशा की तरह फ़िक्र थी। ज़रीन कुछ ना कह सकी, बस निगाहें झुका गई। मीनाल ने एक गहरी सांस लेते उसके झुके सर को देखा। अगर उस शख्स से इतनी ही मोहब्बत करती हो तो उसे बता क्यों नहीं देती? मीनाल कुछ बेचैन हुई। ज़रीन ने चेहरा उठाए मीनाल को देखा। क्या आपने कभी सरमन भाई को बताया कि आप उनसे मोहब्बत करती हैं? उसने इतनी तेज़ी से सवाल किया कि मीनाल के चेहरे का सारा खून उचड़ गया। वो फटी फटी निगाहों से ज़रीन को देख रही थी। फिर जैसे उसकी हैरत कम हुई उसके चेहरे के तासुरात सपाट हुए, आंखों में ज़ख्मीपन उभरा। तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो ज़रीन? मुझे इस शख्स से कोई धुआंधार किस्म की मोहब्बत नहीं थी, बस एक इमोशनली अटैचमेंट हो गई थी। और दूसरी बात, इस शख्स ने मेरी और तुम्हारी इतनी तज़लील की और इतनी इंसल्ट के बाद मैं पागल थी जो उसे यह कहती कि मेरा दिल उससे मुंसलिक हो गया है। मेरे लिए सबसे पहले मेरी इज़्ज़त नफ्स है जिस पर मैं कभी समझौता नहीं कर सकती। मोहब्बत जाए भाड़ में। वो सख्ती से एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। ज़रीन के चेहरे पर एक बेबस सी मुस्कुराहट उभरी। आपने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है आपी, कि इज़्ज़त नफ्स पर कोई समझौता ना करना। तो फिर मैं भी आपकी ही बहन हूँ, कैसे इज़्ज़त पर मोहब्बत को फ़ौक़ियत दे सकती हूँ? वो बहुत सादगी से बोली मगर मीनाल अगली सांस न ले सकी। ज़रीन क्या कहना चाहती थी मीनाल समझ गई थी। शौहर मोहब्बत ना करे तो गुजारा हो सकता है मगर शौहर इज़्ज़त ना दे सके, आपकी इज़्ज़त ना कर सके तो फिर ऐसी मोहब्बत जाए भाड़ में। मीनाल ने बहुत मुश्किल से सांस लेने की कोशिश की। क्या वो तुम्हें बेइज्जत करता है? सवाल बेसाख्ता लबों से फिसला। ज़रीन ने नफ़ी में सर हिलाया। बेइज्जत नहीं करता मगर इज़्ज़त भी कहाँ देता है। आपका शौहर अपने दोस्तों से आपका तारुफ अपनी बीवी की हैसियत से करवाने को अपनी इंसल्ट समझे, उसके बजाय आपको अजनबी करार दे दे, अपना नाम आपके नाम के साथ लगने को अपनी तौहीन समझे, तो क्या ये आपको बेइज्जत करने के लिए काफ़ी नहीं? इसने सवालिया निगाहों से मीनाल को देखा जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। धुआं से टूटकर ज़रीन की आंखों से गिरे और गालों पर फिसल गए। मीनाल ऐसी लाजवाब हुई कि अल्फाज खो गए। आपसे एक बात पूछूं मीनाल आपी? कुछ पलों बाद ज़रीन ने उसे दोबारा मुखातिब किया। ज़रीन कुछ न कह सकी तो उसने खुद ही सवाल पूछ लिया। जब आपकी शादी टूटी थी तो इस वक्त कैसा महसूस हुआ था? आपकी अज़ियत की हद क्या थी? न जाने वो क्या जानना चाह रही थी। मीनाल की आंखों के सामने वो दिन, वो लम्हे घूमे। चेहरे पर तकलीफ़ ही तकलीफ़ आन ठहरी। अज़ियत? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। किसी चीज़ के ना मिलने की अज़ियत जानती हो तुम?
منال نے تلخ لہجے میں سوال پوچھا۔ زرینہ مسکرا رہی تھی۔ آپ کسی چیز کے ملنے کے بعد اسے کھو دینے کی اذیت جانتی ہیں؟ بہت عام لہجے میں سوال پوچھتی وہ ایک بار پھر منال کو لاجواب کر گئی۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کتنی تکلیف تھی وہ سامنے بیٹھی منال محسوس کر سکتی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو زرین کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ زرین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ٹرسٹ می آپی، کسی چیز کے نہ ملنے کی اذیت کسی چیز کے ملنے کے بعد کھو دینے کی اذیت سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی نظروں میں سرخرو ہو گئیں، اور میں تو یہ بھی نہ ہو سکی۔ کوئی آپ کا ہو کر بھی آپ کا نہ ہو سکے، آپ اسے اپنا نہ کہہ سکیں، آپ اسے اذیت کو نہیں جانتی۔ آپ آگے بڑھ گئیں آپی، اور میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ وہ بہت نرمی سے منال کو حوصلہ دینے کے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر بات کے آخر تک اس کی آواز بھیگ گئی۔ وہ اس نرمی سے منال کا ہاتھ چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، اب بنا کچھ کہے پلٹی اور اندر جا رہی تھی۔ منال تب تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اس کے اندر جانے کے بعد منال کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے۔ تم اتنی اچھی اور اتنی خالص کیسے رہ لیتی ہو زرین؟ بے بسی سے خود سے سوال پوچھتی وہ اب خالی لان کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم شیرازی ہاؤس جھانک کر دیکھیں تو آج کل شیرازی ہاؤس سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ 4 سے 5 دن ہو گئے تھے وہ یہاں نہیں تھی، اور اس کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ صبح سویرے جلدی کام کے لیے نکل جاتا اور پھر رات دیر گئے آتا۔ گھر میں کھانا کھانا تو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ ملازمہ کے ہاتھوں کا وہ بد ذائقہ کھانا کھاتا۔ نہ جانے زوبیہ بیگم وہ کھانا کیسے کھاتی تھیں، یا پھر اسے ان 2 مہینوں میں زرین کے ہاتھ کے کھانے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اب اسے اس ملازمہ کا کھانا بھی بد ذائقہ لگنے لگا تھا جس کے ہاتھوں اس نے سالوں سے کھانا کھایا تھا۔ اس کا دل مزید ویران اور بنجر ہو گیا تھا۔ زوبیہ بیگم کے سامنے بھی بہت کم جا رہا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب سے ناراض بیٹھا ہے۔ آج بھی حسب عادت وہ لیٹ ہی گھر میں داخل ہوا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ شیرازی ہاؤس ہمیشہ کی طرح نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج سے ہوتا اس سے پہلے سیڑھیوں کی جانب بڑھتا کچن سے نکلتی زوبیہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ ارمان، انہوں نے پکارا۔ ارمان کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ اس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے پلٹتے کچن کے دروازے کی جانب دیکھا۔ دہلیز میں ہی زوبیہ بیگم کھڑی تھیں۔ اب سوئی نہیں ممی؟ اس نے اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ زوبیہ بیگم جواب دینے کے بجائے اس کے مزید قریب آئیں۔ بیٹھو۔ سامنے اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ارمان بنا کچھ کہے کرسی کھسکاتا ہوا بیٹھ گیا۔ اب وہ کسی ملازمہ کو آواز دے کر کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ چند منٹ بعد ہی ملازمہ نے ان دونوں کے سامنے کھانا لگا دیا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے، اس لیے اسے اپنے سامنے بٹھا چکی ہیں۔ اب کچھ کہنا چاہتی ہیں ممی؟ جب کتنی ہی دیر زوبیہ بیگم کچھ نہیں بولی تو اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ وہ کھانا پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ انہوں نے ارمان کی بات کو ایک بار پھر اگنور کر دیا۔ ارمان نے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور دوسری نظر ماں کے چہرے پر ڈالی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ویسے بھی میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا سامنے بیٹھی عورت اس کی ماں تھی۔ بھوک نہیں ہے یا پھر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں چاہتے؟ زوبیہ بیگم نے تیکھے لہجے میں سوال پوچھا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ سچ کہہ رہا ہوں ممی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، ارمان نے نرمی سے وضاحت دینی چاہی۔ زوبیہ بیگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ کیا بات ہے؟ جس دن سے زرین گئی ہے تم نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا ہے، یا پھر کہیں اس کے ہاتھ کے کھانے کی عادت تو نہیں ہو گئی؟ زوبیہ بیگم نے تیکھے لہجے میں سوال پوچھا۔ ارمان کو وہ طنز سے کم نہیں لگا۔ وہ مشکل اپنا لہجہ اور چہرہ نارمل کر سکا۔ ممی، احتجاجاً پکارا۔ زوبیہ بیگم کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ کیا ممی ممی لگا رکھا ہے؟ تمہیں کوئی فکر بھی ہے کہ وہ 5 دنوں سے مائکے جا کر بیٹھی ہے؟ تم شوہر ہو اس کے، ایک بار بھی یہ سوچا ہے اسے گھر واپس لے آؤ؟ اچھا یہ چھوڑو، ایک بار بھی فون کیا، اس کی خیریت جانی؟ وہ سخت غصے میں تھی۔ ارمان کچھ نہ کہہ سکا، بس بے بسی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے ارمان، تمہیں کتنی بار سمجھاؤں؟ زوبیہ بیگم نے اس بار کچھ بے بسی سے کہا۔ ارمان کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں کیا کروں ممی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا، اس کا دل چاہے گا تو آ جائے گی۔ ارمان نے شانے بے نیازی سے کہا، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اس وقت کتنے سارے غموں میں لپٹا ہوا ہے۔ زوبیہ بیگم کو مزید غصہ آیا۔ تم نے بے شک جانے کے لیے نہیں کہا، مگر تمہاری حرکتیں ایسی ہی تھیں جیسے تم اسے یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ وہ لڑکی سمجھدار تھی، عزت سے چلی گئی، مگر تمہیں کوئی احساس بھی ہے؟ وہ دبے دبے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔
वो खुद ही गई है ना, अगर उसका दिल चाहेगा तो खुद ही आ जाएगी। रास्ता मुझसे मालूम है। आपने ज़बरदस्ती सिर्फ उसे ही मेरे सर पर नहीं, मुझे भी उसकी ज़िंदगी में मुसलत कर दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपकी बहू अब मज़ीद इस रिश्ते को निभाना चाहती है। अगर उसे रिश्ते को निभाना हो तो यूं घर छोड़कर ना जाती। ज़ुबैदा बेगम को समझ ना आई कि इस लड़के को कैसे समझाएं। तुम्हें उसका एहसास भी है? जो सलूक तुम करते हो उसके बाद वो किस हैसियत से यहाँ रहती? ज़ुबैदा बेगम को मज़ीद गुस्सा आया। वो कुर्सी घसीटते हुए उठ खड़ा हुआ। फॉर गॉड सेक मम्मी, ज़रीन ये ज़रीन वो, मैं थम गया आ गया हूँ इस नाम से, उस लड़की से। आप लोगों को कभी मेरा एहसास तो इस तरह नहीं हुआ। जब मैं आपसे कहता था कि मुझे वो ज़रीन दे दें तब आप लोगों की अना दरमियान में आ रही थी। अब मेरी किसी ने नहीं सुनी और आज आपने उसके हम नाम को ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में मुसल्लत कर दिया है। अब आपको भी उस लड़की की फ़िक्र है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, और मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना। कभी मेरे एहसास की फ़िक्र हुई आपको? नहीं। क्यों होगी? मेरे दिल पर क्या गुजरती है उसका एहसास क्यों होगा आपको? आपके लिए तो दुनिया का हर इंसान अहम है सिवाय मेरे। कभी कभी तो मुझे गुमान होता है कि मैं आपका हकीकी बेटा हूँ भी या नहीं। वो अचानक ही गुस्से में आया था, मगर बात के आखिर तक उसकी आवाज़ भीग गई और ज़ुबैदा बेगम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो। गुस्से से कुर्सी को ठोकर मारता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। उसके ऊपर गायब हो जाने के बाद कितने ही आंसू थे जो ज़ुबैदा बेगम की आंखों से बह निकले। वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकता था? उसने एक पल नहीं लगाया ज़ुबैदा बेगम की ममता की धज्जियाँ बिखेरने में। वो तो सिर्फ अरमान की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहती थी, मगर अपने इन्हें लग रहा था वाकई ही वह एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। इन्हें अब अपने हर फैसले पर अफसोस और पछतावा हो रहा था। और ऊपर कमरे में वो गुस्से से ड्रेसिंग की हर चीज़ ज़मीन बोस कर चुका था। अब उसे माँ से बदतमीज़ी करने पर अलग तकलीफ़, दुख, अफसोस और पछतावा हो रहा था। उसकी सुरमई आँखें सुर्ख हो रही थीं और इनमें सिर्फ एक धुंधली शुबा थी, उस गहरी काली आँखों वाली खूबसूरत लड़की की। वो कमरे की दहलीज पर खड़ी थी। अंदर से मुसलसल किसी चीज़ की चीखने, चिल्लाने और चीज़ों की तोड़ फोड़ की आवाज़ें आ रही थीं। उसने हैंडल पर हाथ रखे डोर नॉब को घुमाया। दरवाज़ा चढ़ की आवाज़ के साथ खुलता गया। अंदर दाखिल हुई तो कमरे का मंजर वाज़ेह हुआ। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ज़रीन ने बेहद हैरत और बेयकीनी से कमरे का हाल देखा। वो बमुश्किल अपने पाँव कांच के टुकड़ों से बचाती ड्रेसिंग रूम तक पहुंची, मगर सामने का मंजर उसके सांस रोक गया। वो वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर खड़ा था। वो वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था। एक हाथ से कांच का एक टुकड़ा पकड़ रखा था। उसके दोनों हाथ खून से भरे हुए थे और मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। तुमने अच्छा नहीं किया ज़री, क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मेरी मोहब्बत का ये फल दिया। उसका हाल किसी अधमरे शख्स जैसा हो गया था। ज़रीन जो वहीं दहलीज में ही पत्थर हो गई थी, भागती हुई अरमान तक पहुंची। उसका हुलिया किसी अधमरे शख्स जैसा हो गया था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, शर्ट पर सलवटें पड़ी हुई थीं, आंखों में सुर्खी के साथ अजीब सी वहशत हिचकोले मार रही थी। ज़रीन की आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर फिसलने लगे। आलम, उसने तड़पते हुए पुकारा था। वो उसके पास घुटनों के बल बैठी और उसके हाथ पकड़े उस कांच के टुकड़े को दूर करना चाहा जो उसके हाथ पर जख्म करता जा रहा था। खून के कतरे टिप टिप करते उसकी कलाई से नीचे गिर रहे थे। उसने जैसे ही अरमान आलम का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ बुखार में झुलस रहा है। अरमान ने चेहरा उठाए उसे देखा और दूसरे ही पल उसका हाथ खुद से दूर झटका। झटका इस कदर ज़ोरदार था कि ज़रीन बमुश्किल पीछे गिरते गिरते बची। उसने बेबसी से अरमान आलम को देखा। आलम प्लीज़ छोड़ें उसे, देखिए आपके हाथ पर चोट लगी है, कितना कितना खून बह रहा है। वो अटकती हुई उन सांसों के दौरान बहुत मुश्किल से कह सकी। अरमान ने एक बार फिर उसका हाथ खुद से दूर झटका। जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। मगर ज़रीन तो उसके दोनों हाथों से खून निकलते देख वैसे ही मरने वाली हो गई थी। भीगी आंखें उठाए उसने अरमान आलम को देखा। खुदा के लिए आलम मत करें, खुद को तकलीफ़ मत दें। अगर आपको तकलीफ़ होगी तो वो तकलीफ़ मुझे भी होगी। एक बार फिर वो इसके हाथों से वो कांच का टुकड़ा निकालने की कोशिश करने लगी। अरमान ने उसे खुद से दूर धकेला। ये झूठे दिखावे मत करो, इतनी ही फिक्र होती ना तुम्हें तो तुम कभी मुझे छोड़कर किसी दूसरे की ना होती। मेरी लामहदूद मोहब्बत का ये फल दिया तुमने मुझे कि अब मेरा इस दुनिया से एतबार ही उठ गया है। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। ज़रीन के रोने में रवानी आ गई। वो नफ़ी में सर हिलाती उसका हाथ एक बार फिर पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी। तुम्हारा दिल तुम्हें मलामत नहीं करता? मुझे धोखा देते तुम्हारा दिल नहीं कांपा? क्यों दिया मुझे धोखा? बोलो, जवाब दो। क्या मेरी मोहब्बत कम पड़ गई थी?
या फिर मेरे पास दुनिया की वो आसाइश नहीं थी जो उस 2 टके के ड्राइवर के बेटे के पास में नज़र आई थी? बोलो, जवाब दो। वो अपने ज़ख्मी हाथ से उसका चेहरा दबोचते हुए आया था। ज़रीन की हिचकियाँ बंद गईं। वो बहुत मुश्किल से कुछ कहने की कोशिश कर सकी। खुदा की कसम आलम, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं सच में कहीं नहीं गई थी। आपको आखिर यकीन क्यों नहीं आ जाता? क्या इतनी कच्ची मोहब्बत थी हमारी कि आपने किसी की बातों में आकर मुझे जज कर लिया? मैं तो आज भी आपकी वफ़ादार हूँ। अगर सच में आपको झूठ कर गई होती तो आज आपके निकाह में क्यों होती? बताएं, जवाब दें। वो भी दबे दबे लहजे में चिल्लाई। वो रोते हुए अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी में सारे जहाँ की तकलीफ़ थी। साथ साथ मुनफ़ी में सर हिला रहा था। ना ना, तुम झूठी हो ज़रीन अरमान, झूठी हो तुम। अगर इतनी ही मेरी वफ़ादार होती तो क्यों वापस नहीं आ जाती मेरे पास? क्यों मुझे छोड़कर दूसरी बार भी चली गई? अगर तुम सच्ची हो तो क्यों अब तक खामोश हो? क्यों नहीं बता देती मुझे सच क्या हुआ था? क्यों इतनी खामोश नहीं तोड़ देती? क्यों अपनी खामोशी नहीं तोड़ देती? उसने गुस्से से ज़रीन के दोनों कलाइयाँ दबोची। ज़रीन की आंखों में बेबसी थी। और कैसे बताऊँ आपको? कोशिश की थी, बहुत बार की थी, मगर आपने एक बार भी मुझे सुनने की कोशिश नहीं की। आप तो मुझे सुनना ही नहीं चाहते, तो कैसे बताऊँ मैं? वो बेबसी से सवाल पूछ रही थी। आंसू दोनों की आंखों से बहते जा रहे थे। अरमान के हाथों की गिरफ्त उसके दोनों कलाइयों पर सख्त हुई कि अचानक अरमान के हाथ में मौजूद कांच का वो टुकड़ा ज़रीन की कलाई में जाकर लगा। बेसाख्ता उसके लबों से एक कराह निकल गई। वो सिसक पड़ी। अरमान अलम जैसे ही एक पल में होश में आया। हैरत और फटी फटी निगाहों से उसने ज़रीन की कलाइयाँ देखीं और फ़ौरन उसकी दोनों कलाइयाँ छोड़ दीं। उसके हाथ पर ज़ख्म हो गया था और खून की पतली सी धार निकल रही। उसके आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। उसने वो कांच का टुकड़ा फ़ौरन फेंका और अब ज़रीन की कलाई देख रहा था। ज़री, उसने तड़पते हुए पुकारा। उसके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों की तरह खौफ आया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई स्वेयर, गलती से हो गया, आई एम सॉरी। वो ज़रीन का चेहरा अपने हाथों में लेता फिक्रमंदी से उसे यकीन दिला रहा था। ज़री ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। मैं जानती हूँ आपने जानबूझकर नहीं किया। मैं भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ आलम कि अगर आप मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते तो मैं कैसे आपको तकलीफ़ पहुँचाने का सोच सकती हूँ? और आपको मुझ पर कब यकीन आएगा? वो बेबसी से फीके लहजे में सवाल पूछ रही थी। अरमान आलम लाजवाब होकर रह गया। ज़रीन ने एक नज़र उसके हाथों को देखा। आपका बहुत खून बह गया, मैं पट्टी करती हूँ। अपने आंसू साफ करती वो बहुत मुश्किल से ज़मीन से उठी और वो सारे ड्रेसिंग रूम में फ़र्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही थी। 2 मिनट की मेहनत के बाद उसे फ़र्स्ट एड बॉक्स मिल गया। वो जल्दी से बॉक्स पकड़े पलटी, मगर सामने का नज़ारा देखते उसकी जान निकल गई। वो पत्थर ही तो हो गई थी। फ़र्स्ट एड बॉक्स उसके हाथों से छूटता ज़मीन बोस हुआ। उसका सांस हलक में अटक गया। आलम, वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। कितनी ही देर बाद अपने पत्थर होते वजूद को हरकत देते वो इस तक पहुंची। वो होशो हवास से बेगाना ज़मीन पर गिरा था। उसके पास घुटनों के बल बैठी उसका चेहरा थपथपा रही थी। आलम, आंखें खोलें ना प्लीज़, प्लीज़ आंखें खोलें। उसकी चीखें सारे कमरे में गूंज उठी, मगर अरमान आलम के साकत वजूद में कोई हरकत ना हुई। अचानक ज़रीन को महसूस हुआ उसके हाथों पर खून लगा था। उसने चेहरा नीचे झुकाए अरमान आलम की दोनों कलाइयाँ देखीं और सामने का नज़ारा उसकी कुव्वत गोयाई छीन गया। अरमान आलम की दोनों कलाइयाँ कटी हुई थीं और दोनों से मज़ीद तेज़ी से खून बह रहा था। वो फटी फटी निगाहों से उस शख्स को देखती रह गई जिसकी आंखें बंद थीं। बहुत देर के बाद उसने कपकपाते हाथों से अरमान का बाजू पकड़ा। उसकी नब्ज़ ढूंढनी चाहिए, मगर अरमान की नब्ज़ नहीं मिली और उसकी धड़कन तलाश कर रही थी, मगर पूरी तरह से नाकाम ठहरी। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए अरमान के सीने पर मुक्के मारते हुए उसे झंझोड़ रही थी। नहीं आलम, प्लीज़ उठे ना, प्लीज़, ऐसे मजाक मत करें, प्लीज़ आंखें खोलें। वो रोते हुए तड़पती से सख्ती से पुकार रही थी। इसका सारा वजूद पसीने से शराबोर हो गया। नहीं आलम, लबों से चीखें निकल रही थी। वह झटके से उठकर बैठी। हैरानी से आसपास देखा तो वो बेड पर बैठी थी। कितनी देर होश हवास से बहाल करती। इसे एहसास हुआ दिन के 11 बजने का वक्त था। आसपास देखा तो इसे महसूस हुआ वो इस वक्त खान हाउस में अपने कमरे में मौजूद थी। अपने हाथों को देखा, उसके हाथों पर अब कोई खून नहीं था। उसका तनफ़ुस अब तक तेज़ चल रहा था। इसने कैसा ख्वाब देखा? क्या वह सब कुछ ख्वाब देख रही थी? उसे याद आया वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद शायद सो गई थी। कल सारी रात वो सो नहीं सकी और ये सब कुछ उसके साथ पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था। इसे यहाँ पर रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात और सारा दिन वो सिर्फ अरमान के बारे में ही सोचती रहती थी। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब तबाह हो गया था। तो क्या वो सब ख्वाब था? अरमान आलम का वो कमरा, उसका बिखरा हुआ वजूद,
اس کا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ نہیں یا خدایا، اس شخص کی حفاظت کرنا۔ اس کے لبوں نے ایک سسکی لی۔ وہ اس کی حفاظت کی دعائیں کرتی ہوئی جلدی سے بیٹھ سے اٹھی۔ کانوں میں اب بھی ارمان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اگر اتنی ہی میری وفادار ہو تو کیوں واپس نہیں آ جاتی میرے پاس؟ کیوں مجھے چھوڑ کر دوسری بار بھی چلی گئی؟ اگر تم سچی ہو تو کیوں اب تک خاموش ہو؟ کیوں نہیں بتا دیتی مجھے سچ کہ کیا ہوا تھا؟ کیوں اپنی خاموشی نہیں توڑ دیتی؟ وہ الفاظ کانوں میں پڑتے ہی زرین کا سارا وجود برف کا ڈھیر بن گیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، اسے ابھی اور اسی وقت واپس شیرازی ہاؤس جانا تھا۔ فرمان عالم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ماضی میں اس شخص نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ سب کچھ مٹی تلے جا سویا تھا۔ بس اس ایک خواب نے زرین کا سکون، چین اور نیند سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ وہ جلدی سے فریش ہوتی کمرے سے باہر نکلی تو منال نیچے لانچ میں ہی بیٹھی LCD پر کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ منال اس کا آنا اور بیٹھنا صاف محسوس کر گئی۔ اس نے LCD بند کرتے زرین کو دیکھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ مجھے سے اس کے چہرے سے ہی پریشانی کے آثار بھاپ گئی۔ صرف ایک واحد منال ہی تو زرین کی ہر پریشانی بھانپ جاتی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ زرین نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ منال نے اس بات میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو بولو، میں سن رہی ہوں۔ مجھے واپس گھر جانا ہے، کیا آپ مجھے چھوڑ کر آ سکتی ہیں؟ پہلے تو منال حیران رہ گئی، مگر پھر منال نے بے ساختہ سکون کی سانس لی کہ وقت رہتے اس لڑکی کو احساس ہو گیا، وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ چلو، اچھا فیصلہ کیا تم نے، وہ کھل کر مسکرائی، ساتھ حوصلہ افزائی بھی کر ڈالی، مگر زرین کے چہرے پر ابھی اضطراب جھلک رہا تھا۔ مجھے ابھی اسی وقت جانا ہے، منال حیران ہوئی، پھر گہری سانس لی۔ اچھا چلو، ابھی چلتے ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تو زرین بھی اٹھ گئی۔ میں بس اپنی چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ دوبارہ کمرے میں گئی۔ چادر لینے کے بعد سکندر خان اور مریم سے ملتی وہ شیرازی ہاؤس کے لیے نکل گئی۔ چونکہ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، اس لیے اسے کہیں جانا ہوتا تو پھر وہ منال کے ساتھ ہی چلی جاتی تھی۔ ان کا نکاح ستمبر کی پہلی تاریخ کو ہوا تھا اور اب نومبر کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ ٹھنڈے سارے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب ان کی گاڑی شیرازی ہاؤس میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلی، اتنے میں ہارون کی گاڑی بھی شیرازی ہاؤس میں داخل ہوئی۔ وہ زبیہ بیگم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی گاڑی بالکل ان دونوں کے سامنے آ رکی۔ منال نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ زرین اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہارون بھی گاڑی پارک کرتا ہوا اترا۔ اس سے پہلے منال اندر جاتی وہ ہارون کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو۔ وہ رکی ضرور، مگر پلٹی نہیں۔ ہارون نے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ پستہ رنگ کی پاؤں کو چھوٹی فراک پہنے دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ آج اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا۔ اسکن کلر کا لمبا کوٹ پہنے وہ سرخ ہوتی ناک کی وجہ سے کسی کانچ کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ چند پلوں کے لیے ہارون کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ اس کے بالکل پاس آ رکا۔ منال کے چہرے پر بیزاریت تھی۔ اب بولو گے بھی یا ایسے ہی گھورتے رہو گے؟ اس کی نظریں مسلسل اپنے وجود پر ٹکی دیکھی تکھے تیوروں سے پوچھا۔ ہارون زیر لب مسکرایا۔ تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ منال نے نہ سمجھی اور حیرانی سے ہارون کو دیکھا۔ تمہارا اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے مسٹر، کہ میں تم سے کوئی ضروری بات کرنے کی ضرورت محسوس کروں۔ منال کے چہرے پر ناگواری تھی۔ ہارون کی آنکھوں میں غصہ اور ناگواری ابھری۔ اب وہ اسے فضول کا غرور دکھا رہی تھی۔ تم، ہارون نے انگلی اٹھائے درستی سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے اگنور کرتی آگے بڑھی، لیکن ہارون کے الفاظ نے اس کے قدم روک دیے۔ بات زرین کے متعلق ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یقیناً تم اس کا ماضی بہت اچھے سے جانتی ہو، تو بس مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ منال کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ خود کو کمپوز کیے واپس پلٹی۔ کہیں بھری دوپہر میں چرس تو نہیں بھی کرائے بندر کہیں کے؟ وہ غصے سے گرجی۔ پہلی بات، زرین کیا ہوتا ہے؟ بھابھی بولو، وہ تمہارے سینئر پلس دوست کی بیوی ہے۔ دوسری بات، وہ ارمان بھائی کی بیوی ہے، تو اس کا ماضی جاننے کا سوال پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ ہاں، اگر یہی سوال ارمان بھائی مجھ سے ڈائریکٹ کرتے تو میں انہیں بتانا پسند کرتی، مگر تمہیں دیکھ کر ہی نا میرا خون کھول اٹھتا ہے، اس لیے آئندہ مجھے مخاطب کرنے سے پہلے اپنا انجام سوچ لینا۔ تمہارے پولیس والے ہونے کا بھی میں لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ اپنے اصلی غصے سے بھرے انداز میں بولی، اور ہارون تو بس حیرانی سے اس لڑکی کی پٹر پٹر چلتی زبان دیکھتا رہ گیا۔ بات کے آخر تک تو اسے غصہ ایسا چڑھا کہ حد نہیں۔ تم جانتی ہی کیا ہو میرے بارے میں؟ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ ارمان کی بیوی ہے، میرے لیے میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔
सिर्फ बहन कहता ही नहीं, मैं उसे बहन समझता भी हूँ। अगर तुम इससे कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसे बहन समझ सकती हो तो मैं भी समझ सकता हूँ। आइंदा मेरी सोच पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना। वो भी इससे तरसती से चीखा। चंद पलों के लिए तो मिनाल का सांस रुक गया, मगर वो जल्दी खुद पर काबू पा गई। मेरा ज़रीन से सिर्फ एक रिश्ता है और वो है बहन का। आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो गुस्से से गिरजती हुई अंदर की जाने बढ़ गई, मगर हारून के होंठों को एक मुस्कुराहट ने छुआ। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि वो तुम्हारी चचा साथ है? मतलब चोर की ताड़ी में तिनका। हारून के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। वो भी सर झटकते हुए अंदर की जाने बढ़ गया। वो सुबह बेगम के पास लाउंज के सोफे पर बैठी थी। उन्होंने ज़रीन का हाथ अपने हाथ में ले रखा था और प्यार से उसका गाल थपथपा रही थी। कैसी हो तुम? मुस्कुराते मोहब्बत से पूछा। ज़रीन की आंखों में नमी चमकी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो भी इसी मोहब्बत से पूछ रही थी। सुबह बेगम के चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। मैं परेशान हो गई थी, मुझे लगा शायद अब तुम वापस ना आओ। उनकी बात सुनती ज़रीन हैरान हुई और इसी हैरानगी से उसने सुबह बेगम को देखा। मगर आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने वापस क्यों नहीं आना था? इस औरत के साथ बहुत नरमी से बात कर रही थी। सुबह बेगम की आंखों में कोई बेबसी का अजीब सा तासुर उभरा। मुझे लगा शायद तुम हमेशा के लिए चली गई हो। और ज़रीन हैरान परेशान सी इनको देख रही थी। इतने में मिनाल और हारून भी आगे पीछे लाउंज से अंदर दाखिल हो चुके थे। क्या जब शादी के बाद एक लड़की अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए चली जाती है तो फिर हर साल यही सोचती है? इसने हैरानगी से सवाल पूछा कि सुबह बेगम न चाहते हुए भी हंस पड़ी। वो भी मुस्कुरा दी। मैं तो बस चंद दिन अपने मायके रहने गई थी, मुझे वापस इसी घर में आना था आंटी। आखिर ये मेरा घर है, मैं क्यों इस घर को छोड़कर कहीं और जाऊंगी? उसने नहायत संजीदगी से कहा कि सुबह बेगम फ़ख्र से उस लड़की को देखती रह गई। बेशक इससे ज़्यादा बेहतरीन लड़की उन्हें अपने बेटे के लिए सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली थी। कितनी आला ज़रफ़ थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दोबारा इन्हीं के सामने पूरी इज्जत के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। सुबह बेगम के कानों में 2 दिन पहले अरमान के कुछ अल्फाज गूंजे। तुमसे एक बात पूछूं? ज़रीन हैरान हुई। आपको भला मुझसे कुछ पूछने के लिए कब से इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ी? जैसे जैसे जुबैर बेगम का इजाज़त देना नामुनासिब लगा। जुबैर बेगम के चेहरे पर एक बेबस सी मुस्कान थी। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने तुम्हारा निकाह ज़बरदस्ती करवा कर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है? इन्होंने डायरेक्टली ये सवाल पूछ लिया। ज़रीन हैरान परेशान उनको देखती रह गई। कितनी देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुई। ये आप अकेली बैठी क्या क्या सोचती रहती हैं आंटी? ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आपको ये तो पता ही होगा, इंसान का नसीब जहाँ लिखा हो इंसान वहीं पहुँच जाता है। तो बस मेरा नसीब और रिस्क इसी घर में लिखा था। तो देखें, मैं आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। आप फिक्र मत करें, अब कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे लगता है आप मेरे बिना उदास हो गई थी। वो बेसाख्ता किसी नन्ही बच्ची की तरह आगे बढ़ती इनके सीने से लिपटी मुस्कुरा कर कह रही थी कि सुबह बेगम की आंखों में बहुत तेज़ी से नमी चमकी। मिनाल और हारून ये खूबसूरत नज़ारा देखते दोनों ही मुस्कुरा पड़े। इन दोनों में बिल्कुल माँ बेटी की तरह प्यार था। वो दोनों भी सामने सोफे पर बैठ गए। कुछ देर वो सुबह बेगम से बातें करती रही, फिर फ्रेश होने की गरज से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। इतने में हारून ने सुबह बेगम को मुखातिब किया। वो आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सुबह बेगम ने संजीदगी से हारून को देखा, फिर इस बात में सर हिलाया जैसे इसे बात करने की इजाज़त दी हो। असल में अरमान एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया है, हो सकता है वो आज रात वापस ना सके, तो मैंने सोचा आपको बताता चलूँ। मैं घर ही जा रहा था, फिर रास्ते में गाड़ी इधर मोड़ ली। आप परेशान मत होइएगा। हारून ने संजीदगी से वजाहत की। सुबह बेगम के चेहरे पर लम्हों में परेशानी उभरी, मगर वो बज़ाहिर कुछ न कह सकी। इस बात में सर हिलाया। अच्छा, फिर मैं निकलता हूँ। हारून अगले 2 मिनट बाद ही उठ खड़ा हुआ। सुबह बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे ऐसे कैसे? कुछ खा पी कर जाओ। उन्हें नामुनासिब लगा कि वह ऐसे ही उठ कर चल पड़े। नहीं आंटी, फिर कभी कुछ खाऊंगा, अभी मुझे घर जाना चाहिए। वैसे भी कल रात से शिफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए काफ़ी थक गया हूँ। बस घर जाकर रेस्ट करूँगा। सुबह बेगम के इसरार करने पर भी वो नहीं रुका और शराजी हाउस का लाउंज अबूर कर गया। और सीढ़ियों के दहाने पर खड़ी ज़रीन, जो इनकी सारी बातें सुन चुकी थी, इसके चेहरे पर कोई अजीब सा तासुर उभरा। एक बार फिर ख्वाब के मनाजिर आंखों के सामने घूमने लगे। वो अंदर तक सारी लरस गई। दिल ही दिल में उस शख्स की हिफाजत की दुआएं करने लगी। न जाने क्यों, लेकिन उसे अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। न जाने अरमान आने के बाद उसे दोबारा अपने कमरे में देखकर कैसा रिएक्शन दे। ये सब सोचते हुए कमरे में दाखिल हुई। कमरा वैसे ही बेजान था जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसका दिल भी ऐसे ही बेजान हो गया। बस एक गहरी सांस लेते वो ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी। फिलहाल कुछ देर जुबे बेगम के पास बैठी रही, फिर वो भी शराजी हाउस से निकल गई। और अब शराजी हाउस पर दोपहर उतर चुकी थी।
وہ دوپہر ہونے کے باوجود سردی نے شہر کو اپنی لپیٹ میں اس طرح لے رکھا تھا جیسے دھند کی سفید چادر لپٹ گئی ہو۔ جاری ہے۔